नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास जो सोर्स है वो एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत की कहानी है, श्री ललित केशवान। देखिए, उनकी कहानी में एक फुटबॉलर है जो राज्य स्तर पर खेलता है, एक होटल का कर्मचारी है और फिर एक ऐसा लेखक जो अपनी भाषा के सम्मान के लिए अनशन तक करने को तैयार है। सही बात है। तो आज हम दिनेश ध्यानी जी के इस बेहतरीन इंटरव्यू के जरिए इसी अनोखे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सफर कमाल का है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि जिंदगी की स्क्रिप्ट मतलब अक्सर हमारे लिखे प्लान से बिल्कुल अलग होती है। हाँ बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हम एक सीधी सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन असल में जिंदगी हमें उन गलियों में ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। केशवान जी की कहानी इसी बात का एक जीता जागता सबूत है। तो अगर हमें इस लेखक को समझना है तो कहानी पौड़ी गढ़वाल के एक ऐसे स्कूल से शुरू होती है जहाँ किताबों से ज्यादा कह सकते हैं फुटबॉल का जादू चलता था। अच्छा। 17 अगस्त को जन्मे ललित केशवान जी का बचपन पौड़ी में बीता। पढ़ाई डीएवी स्कूल में, लेकिन जैसा वो खुद बताते हैं, दिल और दिमाग तो कंडोलिया के फुटबॉल मैदान में रहता था। ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये एक जुनून था। और किसी भी क्षेत्र का गहरा जुनून, चाहे वो खेल हो या कला, असल में एक ट्रांसफरेबल स्किल है। ट्रांसफरेबल स्किल मतलब वो गुण जो आप एक जगह सीखते हैं वो जिंदगी में कहीं और काम आते हैं। बिल्कुल। और इसका एक बहुत मजेदार किस्सा भी है। वो और उनके दोस्त स्कूल बंक करके मैच देखने जाते थे। ओहो। और उस दौर में गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के पिताजी एक मशहूर फुटबॉलर हुआ करते थे। केशवान जी बताते हैं कि जब वो मैदान में शॉट मारने वाले होते थे तो बच्चे स्कूल से भागकर सिर्फ वो एक किक देखने के लिए पहुंच जाते थे। क्या बात है। हाँ, फिर घर पे डांट पड़ती थी, लेकिन वो जुनूनी कुछ और था। यही मैं कह रही थी, वो फुटबॉल के मैदान का अनुशासन, टीम वर्क और वो हार न मानने की जिद, शायद वही थी जो बाद में उन्हें अकेले बैठकर लिखने की साधना में मदद करती है। जुनून का माध्यम बदल गया, पर जुनून की आग वो शायद वही रही। एक खिलाड़ी की आत्मा एक लेखक के शरीर में बसने वाली थी, बस उसे एक धक्के की जरूरत थी। और वो धक्का भी मतलब बड़े नाटकीय ढंग से लगा। स्कूल में बेंच से पिटाई के डर से वो घर से ही भाग गए। सच में? हाँ, ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ अक्सर डर से पैदा होते हैं, किसी प्लानिंग से नहीं। हुआ ये कि एक दिन फिर से क्लास छोड़कर मैच देखने चले गए। अगले दिन मास्टर जी ने सजा सुनाई। हर किसी के उल्टे हाथों पर 15 बेंच। ओहो, 15 बेंच। हाँ, केशवानी जी बताते हैं कि जब उन्होंने अपने दोस्तों के सूजे हुए काले पड़े हाथ देखे तो वो इतना डर गए कि अगले दिन स्कूल जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो सीधे अपने ननिहाल कांडा गांव भाग गए। ये सोचना भी कमाल है, एक तरफ स्कूल की पिटाई का डर और दूसरी तरफ एक अनजान भविष्य। उन्होंने उस डर के पल में जो फैसला लिया, उसने अनजाने में ही उन्हें एक बड़े शहर और बड़े मौकों की तरफ धकेल दिया। हाँ, ये कोई सोचा समझा करियर मूव नहीं था, है ना? ये बस एक बच्चे का डर था जिसने नियति का दरवाजा खटखटा दिया। और उस दरवाजे की चाबी बने उनके मामा जी, जो संयोग से गांव आए हुए थे। केशवान जी ने अपनी नानी से कहा कि माँ ने मामा जी के साथ दिल्ली जाने को कहा है ताकि कोई नौकरी मिल सके। मतलब थोड़ी चतुराई भी दिखाई। हाँ, ये उनकी मासूमियत भी थी और उस स्थिति से निकलने की चतुराई भी। बहुत मान मनावल के बाद मामा जी उन्हें दिल्ली ले ही आए। उस समय दिल्ली की तरफ पलायन एक आम बात थी, लोग बेहतर भविष्य के लिए आ रहे थे। लेकिन केशवन जी के मामले में वो भविष्य की तलाश में नहीं, बल्कि अतीत के डर से भागकर दिल्ली पहुंचे थे। ये उनकी अनहोनी घटनाओं में से पहली थी, यानी वो घटनाएं जो होनी तो नहीं थी पर हो गई और सब कुछ बदल दिया। दिल्ली में नौकरी की तलाश भी वैसी ही नाटकीय रही। मदन सिंह गोसाई जी के भरोसे वो अशोका होटल पहुंचे, जो उस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा होटल था। सोचा था कि नौकरी पक्की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां पहुंचकर पता चला कि जिस व्यक्ति के सहारे आए थे उसे ही नौकरी से निकाल दिया गया है। और यहीं पर उनकी कहानी एक आम प्रवासी की कहानी बन सकती थी, निराशा और वापसी। कई लोग ऐसे मोड़ पर हिम्मत हार जाते हैं। सही बात है। लेकिन उस चाय की गुमटी पर जो हुआ वो दिखाता है कि किस्मत के साथ साथ उस दौर में सामाजिक नेटवर्क, यानी पहाड़ का भाईचारा, कितना मायने रखता था। बिल्कुल। वो निराश होकर होटल की बाउंड्री के पास एक चाय की गुमटी पर बैठ गए। वहां चाय बनाने वाले एक बुजुर्ग थे जिन्हें बूढ़ा कहते हैं। किस्मत देखिए, वो उनके गांव के पास के ही निकले। अच्छा। केशवान जी ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये उस समय के मानवीय संबंधों की खूबसूरती है। कोई रेज्यूमे नहीं, कोई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं,
बस एक पहचान, एक साझा संस्कृति। उस बोड़ा ने सामने बैठे एक अंग्रेज मैनेजर को सल्यूट किया और बस एक लाइन कही, दिस इज माई विलेज बॉय, काइंडली राइट हिज नेम इन योर लिस्ट फॉर जॉब। बस इतना ही? हाँ, अंग्रेज ने नाम गांव पूछा, रजिस्टर में लिख लिया और अगले दिन आने को कहा। अगले दिन केशवान जी को तेज बुखार आ गया, वो जा ही नहीं पाए। ओह नो, मतलब ये मौका भी गया हाथ से। होने लगा कि ये मौका भी हाथ से गया, लेकिन जब तीसरे दिन हिम्मत करके पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी नौकरी लग चुकी है। ये किस्सा आज के दौर में मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। ये उस वक्त के सामाजिक ताने बाने की गवाही देता है जहां इंसान की ज़बान और सिफारिश की कीमत किसी भी डिग्री से ज्यादा थी। ये दिखाता है कि उस दौर में विश्वास और संबंधों का कितना मूल्य था। एक अजनबी की मदद ने एक लड़के की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो एक तरफ केशवान जी का फुटबॉलर बनने का सपना दिल्ली में भी जिंदा था। वो अशोका होटल की टीम से खेलने लगे, राज्य स्तर तक पहुंचे। अच्छा, तो फुटबॉल छूटा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था कि कहानी का हीरो एक फुटबॉलर ही बनेगा। लेकिन जिंदगी की स्क्रिप्ट अक्सर हमारे लिखे प्लान से अलग होती है। अभी तक कहानी का हीरो एक फुटबॉलर था, लेकिन अब कहानी में एक ऐसे मेंटोर की एंट्री होने वाली थी जो हीरो का रास्ता ही बदल देगा। और वो मेंटर थे महाकवि कन्हैयालाल डंडेरियाल जी, जो उनके रिश्तेदार भी थे। एक दिन डंडेरियाल जी ने उन्हें अपने साथ बदरपुर में कवि सम्मेलन में चलने को कहा। केशवान जी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। वो कहते मेरा कविताओं से क्या लेना देना, लेकिन डंडेरियाल जी जिद पर अड़ गए। और यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। वो आपके अंदर की उस प्रतिभा को देख लेता है जो आपको खुद भी नजर नहीं आती। बिल्कुल। और फिर वो आपको उस मंच की तरफ धकेलता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। बस में सफर के दौरान डंडेरियाल जी ने पूछा, कुछ लिखते विखते हो? केशवान जी ने झिझकते हुए बताया कि हाँ, कुछ हिंदी कविताएं लिखी हैं, और इत्तेफाक से वो कागज उस वक्त उनकी जेब में ही था। क्या बात है! डंडेरियाल जी ने वो कागज लिया, कविता पढ़ी और कहा, आज तुम इसे मंच पर सुनाओगे। सोचिए उस नौजवान के दिल पर क्या बीती होगी, जो कभी मंच पर चढ़ा नहीं, उसे सीधे कवियों के बीच कविता पढ़ने को कहा जा रहा था। वो बुरी तरह घबरा गए। वो बताते हैं, मेरी तो घिग्गी बंद गई। उन्होंने कहा, मैं ना कवि ना लिखवार, ये तो हिंदी कविता है, वहाँ सब गढ़वाली के विद्वान होंगे। डरना तो स्वाभाविक था। जब मंच पर उनका नाम पुकारा गया तो उनके पैर कांप रहे थे। तब डंडेरियाल जी ने उनके कान में वो शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, यनु सोचा कि आज से बिंडिया विद्वान कोई नहीं है खा। यानी ये सोचो कि यहाँ तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। हाँ, ये एक गुरु का विश्वास था जो शिष्य में आत्मविश्वास भर रहा था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह की ऊर्जा थी जो उन्होंने केशवान जी में ट्रांसफर कर दी। केशवान जी बताते हैं कि वो मंच पर खड़े कांप रहे थे, सोच रहे थे, क्या जी करूं, क्या जी सुनो, यानी अब मैं क्या करूं, क्या सुनाऊं। इन गुरु के शब्दों ने हिम्मत दी और उन्होंने कविता पढ़ी। जैसे ही कविता खत्म हुई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और वो तालियां, वो कहते हैं कि उन तालियों ने उनके अंदर के फुटबॉलर को एक लेखक में बदल दिया। ये एक ट्रिगर मोमेंट था, एक ऐसा क्षण जिसने उनकी जिंदगी का जीपीएस ही रीरूट कर दिया। डंडेरियाल जी ने सिर्फ प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने एक अवसर दिया, एक मंच दिया, और सबसे जरूरी, उस मंच पर खड़े होने का आत्मविश्वास दिया। सही। एक कलाकार के जीवन में ऐसे क्षण ही उसे बनाते हैं। और उस दिन के बाद केशवान जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने गढ़वाली और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य की लगभग हर विधा को छुआ। हाँ, मैंने देखा है उनकी किताबों की लिस्ट। गढ़वाली में उनका कविता संग्रह खिलदा फूल हंसदा पात और नाटक हरी हिंडवाण बहुत मशहूर हुए। उनका उपन्यास खेल खत्म भी काफी चर्चित रहा। और हिंदी में भी उनका काम उतना ही अहम है। जागा है मेरा देश जैसा कविता संग्रह हो या अंधेरों के साये में जैसा उपन्यास जी। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा, जैसे हाथी दादा की चौपाल। ये रेंज दिखाती है कि वो सिर्फ एक भाषा या एक विधा के लेखक नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण साहित्यकार है। उनका काम सिर्फ मनोरंजन नहीं, उसमें समाज की गहरी समझ और चेतना दिखती है। इस लंबे साहित्यिक सफर के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान भी मिले। 1984 में पंडित आदित्य राम नवानी साहित्य सम्मान मिला। फिर 1989 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से डॉक्टर पीतंबर दत्त बड़तवाल अनुशंसा पुरस्कार। अच्छा। और हाल ही में 2023 में उन्हें उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच ने आजन्म साहित्य सम्मान से नवाजा। ये सम्मान दशकों की उस साधना को मिली एक पहचान है। लेकिन एक लेखक का जीवन सिर्फ तालियों और पुरस्कारों से नहीं चलता। पर्दे के पीछे एक गहरा संघर्ष भी होता है, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा। इंटरव्यू में केशवन जी इस संघर्ष पर बहुत खुलकर बात करते हैं। वो अपनी पीड़ा बताते हैं कि लेखक को खुद ही लिखना पड़ता है, खुद ही प्रकाशक ढूंढना पड़ता है, खुद ही छपवाना पड़ता है और फिर खुद ही अपनी किताबें बेचनी भी पड़ती हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी तो परिवार वाले भी मजाक में कह देते हैं कि ये किताबों का ढेर कहाँ रखोगे। और ये सिर्फ ललित केशवान की कहानी नहीं है, ये भारत की लगभग हर क्षेत्रीय भाषा के लेखक का साझा दर्द है ना? बिल्कुल। एक तरफ लिखने का जुनून होता है और दूसरी तरफ प्रकाशन, वितरण और पाठकों तक पहुंचने की एक अंतहीन लड़ाई। ये एक बहुत अकेला सफर होता है। वो पाठकों की कमी का एक बड़ा कारण आज की टेक्नोलॉजी को भी मानते हैं। उनका कहना है कि जब सारी दुनिया मोबाइल की एक स्क्रीन में सिमट गई है तो किताबों के लिए वक्त और धैर्य दोनों कम हो गए हैं। ये तो है। लेकिन इससे भी ज्यादा वो सरकारों की उदासीनता से निराश हैं। उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि उत्तराखंड राज्य बने 2 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन वहां की अपनी भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के लिए आज तक एक समर्पित अकेडमी तक नहीं बन पाई है। और यहाँ वो एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार को पाठक और लेखक के बीच एक पुल का काम करना चाहिए। ये सिर्फ अकेडमी बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने की बात है। जब तक भाषाई बुनियादी ढांचे को सरकारी समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक स्कूलों में अपनी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तब तक क्षेत्रीय साहित्य का विकास बहुत मुश्किल है। इन सब चुनौतियों के बावजूद 75 साल की उम्र में भी अपनी भाषा के लिए उनका जुनून देखने लायक है। वो गढ़वाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई में आज भी सबसे आगे खड़े हैं। अच्छा। इंटरव्यू में वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो वो अपनी भाषा के सम्मान के लिए आमरण अनशन पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये जुनून का स्तर है, ये सिर्फ लिखने का शौक नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को बचाने की एक लड़ाई है। सही। एक लेखक जब ये कहता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी कौम और आने वाली पीढ़ियों के लिए कह रहा होता है। और जाते जाते वो नई पीढ़ी के लेखकों के लिए एक बहुत गहरी सलाह भी देते हैं। वो गढ़वाली में कहते हैं, लगातार लिखा पण वासे बिंडिया जरूरत छपड़ना की। यानी लगातार लिखो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत पढ़ने की है। हाँ। ये सलाह जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। वो सिर्फ लिखने की क्रिया पर जोर नहीं दे रही हैं, बल्कि साहित्य को पढ़ने, समझने और आत्मसात करने पर जोर दे रही हैं। उनका मानना है कि जब आप दूसरों के साहित्य को पढ़ेंगे, तभी आपके लेखन में गहराई आएगी, तभी आपको शब्द मिलेंगे। ये एक तरह से समाज और साहित्यकार के बीच एक संवाद बनाने की बात है, जो किसी भी साहित्य को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो श्री ललित केशवान जी की कहानी एक ऐसी लड़के से शुरू होती है जो पिटाई के डर से घर से भागता है, दिल्ली की सड़कों पर किस्मत से नौकरी पाता है, फुटबॉल के मैदान पर अपने सपने पूरे करता है, और फिर एक गुरु के एक वाक्य से साहित्य के आकाश का सितारा बन जाता है। बिल्कुल। उनकी कहानी जुनून, अवसर और दृढ़ता की कहानी है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि प्रतिभा को बस एक मौके की तलाश होती है, और कभी-कभी वो मौका डर, संयोग या किसी अजनबी की मदद के रूप में भी आ सकता है। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब हम किसी लेखक की किताब उठाते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, हम उनके पूरे जीवन का अनुभव, उनके संघर्ष और उनके जुनून को पढ़ते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपने समाज के इन जीवित दिग्गजों और उनकी भाषाओं को बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर क्या कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी और केशवान को अपनी भाषा के सम्मान के लिए अनशन पर बैठने की बात तक ना सोचनी पड़े।